Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का 7th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के हम 6 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और वेरियस टाइप के जो मेथड्स है जिनसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती हैं, और तो और हमने डिवीजन ऑफ सेक्टर्स का भी स्टार्टिंग किया था। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी नरेगा की। जी हाँ, नरेगा जो स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 उसकी बात की थी। साथ ही साथ हमने डिवीजन ऑफ सेक्टर देखा था जिसमें हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की थी, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वर्कर्स को, पीपल को, और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम से बचने के उपाय भी इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो देखने तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने बात की थी ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जिसमें हमने डिवीजन ऑफ सेक्टर्स का पहला पार्ट यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर हमने देखा था कि कैसे वहां पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, वर्कर्स को फैसिलिटी मिलती है, पेमेंट सही टाइम पर मिलता है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, पेमेंट भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम करने का ओवर टाइम, ओवर पे भी मिलता है, मेडिकल लीव मिलती है, सारी सुविधाएं उन्हें मिलती है, साफ पीने का पानी, क्लीन इन्वायरमेंट, प्रॉपर वर्किंग, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। तो ये तो बात हो गई थी ऑर्गेनाइज सेक्टर की, यानी कि जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटरप्राइज होते हैं, ग्रुप होते हैं। यानी आप समझ लीजिए जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, यानी सरकारी लोग जो होते हैं या खासकर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, वहां पर जो फंक्शन होता है, वहां पे वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उसकी बात हमने की थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अब हम बात करते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स में वर्क करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उन्हें कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आप टोटली अपोजिट समझ लीजिए। आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा है, उसमें सुविधा मिलती थी कि पेमेंट फिक्स होता, वर्किंग और फिक्स होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें उसका पूरा अपोजिट समझ लिया आप अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर लिखना आपके बहुत आसान है। तो चलिए हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और कुछ थ्योरी पढ़ते हैं कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क करता है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, तो देखिए इस द एंटरप्राइजेस, इसका मतलब हमको पहले बता चुके। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक। द एंटरप्राइजेस विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता। द एंटरप्राइजेस विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट मोस्टली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से रजिस्टर ही नहीं है तो गवर्नमेंट उसमें देखभाल भी नहीं करती, इंटरफेयर भी नहीं करती है। गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि वो लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। तो चाहे वो 8 घंटे काम ले, 10 घंटे ले, 12 घंटे, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती ना कंट्रोल कर सकती है, ठीक। मोस्टली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, है ना। वहां पे सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून को फॉलो भी नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट नियम बनाती है कि फिक्स मिनिमम पेमेंट तो मिलना ही चाहिए, साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, है ना, मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए बराबर, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना। These things comes under unorganized sector। तो आप याद रखिए, वो इंटरप्राइजेस, वो ग्रुप, वो फैक्ट्री, वो इंस्टीट्यूशन which are not registered with government, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात, ये मोस्टली क्या होती हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, मोस्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं, ये ना गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर आपके सामने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट है। क्या होता है, वो इंटरप्राइजेस विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, है ना, मोस्टली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये मोस्टली क्या होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं। साथ ही साथ ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए उन्हें भी फॉलो नहीं करती है। याद रखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पहचान है। इसका अपोजिट आप ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये आर नॉट रजिस्टर्ड है, दे आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, मोस्टली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मोस्टली इनटू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
एंड गवर्नमेंट एंड रूल रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, वहां पे फॉलोड होते हैं, ठीक है, तो उसको अनऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो अब देख लीजिए जो वहां पर होता था ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका सारा नेगेटिव पॉइंट यानी उसका अपोजिट रजिस्टर्ड था, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो रहता था, ये नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते थे, यहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और अच्छी आप कीवर्ड के साथ एक अच्छा बढ़िया डेफिनेशन रख सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। अक्सर एग्जाम में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आता है या कोई एक पूछता है, या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेशन से शुरुआत करनी होगी, है ना। कभी भी शॉर्ट नोट पूछा जाए या ऐसे लिखने बोला जाए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, डेफिनेशन आती है। तो देखिए अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, बिल्कुल है ना, ये कुछ चीजें होनी चाहिए कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते गवर्नमेंट वाले, उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ये पहली बात हो गई। चलिए अब इसमें कौन लोग आते हैं, किस तरह के काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, देखिए फॉर एग्जांपल स्ट्रीट हॉकर्स। स्ट्रीट हॉकर मतलब समझते होंगे, फेरी वाले, ठेले वाले, सड़क के किनारे जो लगाते हैं ठेला, है ना, चाट का, गुपचुप वगैरह जो भी आप जानते होंगे, नूडल्स चाइनीज वगैरह ठेले लगाते हैं छोटे छोटे, वो लोग स्ट्रीट हॉकर्स। रिपेयर वर्कमैन, रिपेयर वर्क में मतलब छोटे बड़े जो सुधारने वाले, जैसे प्लम्बर हो गया या इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, है ना, इस तरह के लोग। डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घरेलू नौकर जो होते हैं ना, घरों में काम करने के, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, हेल्प के लिए जो नौकर रखे जाते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनके लिए जॉब के लिए कोई एग्जाम फॉर्म नहीं निकलती है, इस जॉब के लिए कोई ऐसा बॉन्ड साइन नहीं करवाया जाता, है ना, उनकी सैलरी कुछ इस तरह से नहीं होती कि सैलरी की रिसिप्ट मिल रही है, पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता कि उनका प्रोविडेंट फंड कट रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बस काम पे रख लिया जाता है कि तुम आओ ये काम करो, इतने तो तुम्हारा काम है, महीने का तुमको इतना पेमेंट हम दे देंगे, बस, है ना। इसमें इनको छुट्टी भी नहीं मिलती है, छुट्टी मिली तो पैसा कट जाता है ना। जो मालिक लोग होते हैं, इन्हें काम देने वाले क्या करते हैं, इनका गुस्सा करते हैं ना, इनको बहुत चीज सुनाई जाती है, इनको प्रेशराइज किया जाता है, इवन कई जगह पर तो गाली गलौज और फिजिकली अब्यूज भी किया जाता है। ये सारी चीजें को सामना करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स होते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनकी बात करें। अब वर्कमैन बोला हमने तो ये नहीं बोला कि वर्क वीमेन नहीं होता है, जी हाँ, वर्कमैन का मतलब समझ लीजिए सभी आते हैं उसमें, लेडीज भी हो सकती हैं, ठीक, फीमेल भी हो सकती है। चलिए तीसरी बात, इनकी खासियत क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और ये कौन से लोग होते हैं, एग्जांपल पढ़ लिया। तो ये देखिए कहीं भी आपको डेफिनेशन लिखने बोला जाएगा, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर है चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर है, शॉर्ट नोट लिखने है, डेफिनेशन लिखना है, आपको ये पूरा साथ में लिखना है। हम बार बार फोकस करते हैं, आपको बताते रहते हैं कि डेफिनेशन बिना एग्जांपल के क्या होती है, अधूरी होती है। चाहे डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछो या ना पूछो, हमें डेफिनेशन लिखना है तो उसके साथ एग्जांपल भी देना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, ठीक है, और आपने 2 मार्क्स की डेफिनेशन लिखी, लेकिन कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो क्या होगा, 2 का वो 1.5 मार्क्स देगा या 1 मार्क्स कर देगा। लेकिन आपने 2 मार्क्स का डेफिनेशन लिखा, उसके साथ में एग्जाम्पल अगर लिखा है ना, तो आपने कहीं डेफिनेशन में गलती कर भी दी होगी तो हाफ मार्क्स काटेगा नहीं, क्यों, वो आपका एग्जाम्पल हाफ मार्क्स बचा लेता है आपके। सामने वाले एग्जामिनर को क्या लगता है कि इसने एग्जाम्पल भी तो लिखा है, इतना सारा लिखा है, तो एक गलती इसमें छुप सकती है आपकी, हाफ मार्क्स कटने से बच जाते हैं। तो ये बोनस मार्क्स देने का सही तरीका है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखा कीजिए, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, कहीं भी डेफिनेशन की बात आती है ना, तो आपको डेफिनेशन लिख के आपको एग्जाम्पल भी देने बहुत जरूरी होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि इस सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला आप देखिए, द वर्कर्स गेट लो वेजेस, इनको क्या मिलता है, बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। द वर्कर्स गेट लो वेजेस, नो ओवरटाइम पेमेंट, इन्हें कोई ओवरटाइम पेमेंट भी नहीं मिलता, यानी एक्स्ट्रा काम करेंगे, अगर मान लीजिए इनका वर्किंग आवर 10 घंटे है, तो उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है 11 घंटे, या मालिक के द्वारा कहा जाता है पहले काम खत्म कर लो, पूरा इतना काम है तभी जाओगे घर, इस तरह की चीजें भी की जाती है, या एक्स्ट्रा काम करवा के भी पैसा उतना ही दिया जाता है। नो पेड हॉलीडेज, यानी उनको जो छुट्टी होती है साल का, उनको पैसा नहीं मिलता। जो भी उनमें छुट्टी होगी हफ्ते की, जैसे महीने में 4 दिन छुट्टी हो, 4 संडे या 4 जो भी फ्राइडे जो भी एक दिन चुनेंगे वो वीकली वाला, उस डेज का उनको पेमेंट भी नहीं मिलता है ना, रोजी भी नहीं मिलती उनको, उसका वेजेस नहीं मिलता, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट देती ही देती है, ठीक। नो पेड लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर तबीयत खराब है तो कोई ऐसा छुट्टी नहीं मिलेगा जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा। छुट्टी आपको छुट्टी मिल भी गया, मान लीजिए आप तबीयत खराब है, फिर भी जबरदस्ती काम करवा जाता है कई जगहों पर, ठीक है, और मान लो तबीयत खराब भी है और लीव ले भी लिए, छुट्टी पे हैं, तो भी उस दिन का पेमेंट इन्हें नहीं मिलता है। तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कमैन को, वर्क वीमेन को, ठीक है।
ये प्रॉब्लम आप ध्यान रखिए। कौन सी प्रॉब्लम? लोअर वेजेस। दूसरा प्रॉब्लम, कोई ओवर टाइम का पेमेंट नहीं। तीसरा प्रॉब्लम कि कोई हॉलिडे का पेमेंट नहीं मिलता। और चौथा प्रॉब्लम ये कि आप भले ही मेडिकल लीव पर जाइए ना, बीमारी की वजह से छुट्टी पर रहिए, फिर भी कोई पेमेंट नहीं मिलता। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। इसी का अपोजिट किसमें होता होगा? ऑर्गेनाइज में। वहां पे वर्कर को लो वेजेस नहीं मिलता। गवर्नमेंट वालों की पेमेंट आप देखते हैं कितना हाई फाई होता है, काम कितना कम होता है, पेमेंट कितना हाई फाई। नो ओवर टाइम, उनको तो ओवर टाइम का ज्यादा पैसा मिलता है। नो पेड हॉलिडे, उनको छुट्टी का भी पैसा मिलता है। नो पेड लीव ड्यू टू सिकनेस, जो यहाँ लिखा हुआ है कि मेडिकल छुट्टी पे रहेंगे, यानी कि तबियत खराब हुई तो छुट्टी पे है, तो उसका पेमेंट मिलता है। ऑर्गेनाइज में यहाँ पर नहीं मिलता है। जैसे आप देखिए कि गवर्नमेंट टीचर्स को मई जून की छुट्टी होती है, तो गवर्नमेंट टीचर्स को मई जून का भी पेमेंट मिलता है फुल। जी हाँ, उन्हें उस छुट्टी वाले मंथ का भी पूरा फुल पेमेंट मिलता है, कोई कटौती नहीं होती ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जबकि प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए आप, नहीं होता ऐसा, उन्हें पेमेंट नहीं मिलता उस समय का। ठीक, तो इस तरह से हमने बात की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इसमें और भी कुछ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और भी लोग आते हैं, और भी, जैसे कि इन रूरल एरियाज लैंडलेस लेबरर्स, है ना, ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड में जो लैंडलेस लेबरर्स है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं ना भाई। जिसके पास खुद की जमीन नहीं, वो दूसरे की जमीन पे काम करने जाएगा, दूसरे के खेत में। अब दूसरे के खेत में काम करने जाएगा, इसका मतलब सामने वाला के खेत में जब काम होगा तभी काम न देगा, अपने मन से तो देगा नहीं, या जब काम नहीं होगा तो बुलाएगा, नहीं होगा तो भगा देगा। इस तरह की चीजें भी कर सकता है वो। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। आर्टिसंस में पेंटर हो गए, कोबलर्स हो गए, प्लम्बर्स में कई आर्टिसन जो कलाकार होंगे ना, पेंटिंग बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, पॉटर्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं? इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। उन्हें साल भर काम नहीं मिलता, उनका काम अनफिक्स होता है ना। खेत में फसल लगेगी तो फसल को ठीक ठाक करने के लिए कोई बुलाएगा, है ना, खेत वाला बुलाएगा, उन्हें हायर करेगा लेबर्स को, है ना। काम रहा तो ज्यादा लेबर पोल के, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इन रूरल एरियाज लैंडेड लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसन एक्सेट्रा कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जी हाँ, ये सारे लोग भी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, रूरल एरियाज के। ठीक, वर्कमैन में आस्क्ड एनी टाइम टू क्विट द जॉब विदाउट एनी रीजन। जी हाँ, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उससे कभी भी काम से निकाला जा सकता है, उसे काम छोड़ने के बोला जा सकता है बिना कोई कारण के। जब मालिक की इच्छा हुई कि निकाल दिया जाएगा कि आपको काम, हमारी जरूरत नहीं है, आप निकल जाओ, हमारे फैक्ट्री से, हमारे घर से काम नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी दोस्त के भी निकाला जा सके, बिना किसी प्रायर नोटिस के। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जब तक आपसे कोई गलती नहीं होती या वैलिड रीजन नहीं होता, तब तक आपको जॉब से नहीं निकाला जा सकता। और जॉब से निकालने के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, एक्स्ट्रा बहुत सारे बोनस, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जबकि यहाँ पर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो मिलता था वही मिलेगा, उस एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, तुरंत काम से निकाला भी जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है किसमें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक बार फिर से हम ध्यान से देख लेते, रिवाइज कर रहे थे कि क्या क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पहली बात, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? वो एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, विच आर नॉट रजिस्टर्ड ना, विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, है ना, मोस्टली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होती है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो करती है ना, वी डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जांपल में हम स्ट्रीट हॉकर्स, है ना, फेरी वाले, ठेले वाले, रिपेयर वर्कमैन, सुधार करने वाले, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर जो होते हैं, वो सारे लोग किसमें आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। दूसरा, इन वर्कर्स को कोई खासियत क्या है? इन वर्कर्स का कोई हाई पेमेंट नहीं है, बहुत लो वेजेस मिलता है, इन्हें कोई ओवर टाइम का पेमेंट भी नहीं मिलता, कोई हॉलिडे का पेमेंट नहीं मिलता, और साथ ही साथ अगर ये मेडिकल लीव पर जाते हैं, बिना बताए छुट्टी पर जाते हैं, तो वो भी पेमेंट नहीं मिलता। लो वेजेस, नो ओवर टाइम पेमेंट, और नो हॉलिडे पे, नो पेड लीव ड्यू टू सिकनेस, कहीं पर कुछ पैसा नहीं मिलता है। ठीक, और साथ ही रूरल एरियाज में जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, साथ ही साथ आर्टिसंस होते हैं, ये भी किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। सारे किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। और तो और जो वर्कमैन होते हैं वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आस्क्ड एनी टाइम टू क्विट द जॉब, यानी कामगार जो लोग होते हैं उन्हें कभी भी जॉब छोड़ने के लिए बोला जा सकता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के, है ना, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी प्रॉपर वैलिड रीजन, है ना, उन्हें निकालने के लिए बोला जा सकता है, छोड़ने के लिए बोला जा सकता है जॉब। तो ये सारा वर्क होता है किसमें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कैसे वर्क करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं
उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम ये जानेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन वर्कर्स की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इनसिक्योरिटी है, जो लो पेड वर्किंग है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेमेंट कम मिलता है, ज्यादा उनको वर्क करवाया जाता है, वर्किंग आवर ज्यादा होता है, तो ये सब परेशानियों का हल कैसे आएगा, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी भी जॉब से उन्हें निकाल दिया जाता है, इन सब परेशानियों का हल कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम क्या आती है, मेन प्रॉब्लम जो उसको समझिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले आप पहले प्रॉब्लम को समझिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, काम हमेशा नहीं मिलता और पेमेंट कम मिलता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। हर कॉमन चीज, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स होती हैं, उन सभी जॉब में लगभग हर काम में यही एक चीज देखने मिलेगा। जितने भी, जैसे मान लीजिए सर्वेंट वाले काम हो गए, वर्कर्स वाले काम हो गए, मजदूर वाले, उन सभी कामों में एक ही शिकायत होती है कि उन्हें बहुत ही कम पेमेंट मिलती है, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, यही सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है। दूसरा कि क्या होता है, उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है ना, जब चाहे मालिक उन्हें काम पे बुलाता है भी बंद कर देता है, साल के कुछ महीने वर्क मिलता है, कुछ महीने नहीं मिलता। जैसे हम अगर फार्मर्स की बात करें, लैंडलेस लेबरर्स और मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की बात करें, तो खेत में जब फसल होगी, फसल जब लगानी है ना, जब सोइंग करना है, तब उन्हें बुलाया जाएगा, वहां पे लेबर लगेंगे। फिर जब फसल बढ़ने शुरू हो जाती है तो फिर कुछ महीने के लिए गैप मिल जाता है, फिर हार्वेस्टिंग के वक्त फिर डायरेक्ट बुलाते हैं, यानी साल के 2-3 महीने तो पूरे खाली बैठे रहते हैं ना, सीजन वाइज। तो क्या होता है, उस समय को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, मत क्या करना, कुछ उपाय करने होंगे। तो पहले आप समझ लीजिए, दो कंडीशन होती है, एक कि हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है, क्या होता है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट, यानी इरेगुलर वर्क है, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरा हमने तो डिस्कस किया कि लो पेड वर्क है, कहीं भी काम में पैसा बहुत कम मिलता है अनऑर्गेनाइज्ड वालों को, यानी ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है किनकी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। यानी इन्हीं दो प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा, इनके ऊपर अगर हम फोकस कर दें और ये दो प्रॉब्लम हटा दे तो बाकी अपने आप सुधर सकती है, ये हम बात समझ पा रहे हैं, ठीक। और तो और ये लोग जो है ना, इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है इन्हें। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब सामाजिक भेदभाव का है ना, इनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। जो वर्कर्स सर्वेंट्स होते हैं उन्हें भी वही हक मिलना चाहिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलना चाहिए, फुल पेमेंट मिलना चाहिए, उनकी भी जॉब सिक्योरिटी रहनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, उन्हें भी हॉलीडे मिलना चाहिए, उन्हें भी मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, उसका पेमेंट मिलना चाहिए, छुट्टी का पेमेंट उन्हें मिलना चाहिए। ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, इसलिए उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस सामाजिक भेदभाव को दूर करना भी बहुत जरूरी हो हमारे लिए, ठीक है। तो उसे दूर करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, है ना, उस चीज को जो भी इनके साथ हो रही है, कौन सी चीज हो रही है भाई, इरेगुलर एंड लो पेड वर्क हो रहा है, या तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं मिल रही है, दूसरा लो पेड वर्क है। यानी दो मेन प्रॉब्लम हमें देखने मिल रही है हमारी सोसाइटी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सबसे पहला क्या कि बहुत ही कम पेमेंट है, दूसरा रेगुलर वर्क नहीं मिलता, कम पेमेंट है ठीक है, लेकिन जो वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी रेगुलर नहीं रहता है। तो अगर हम इन दो प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेंगे तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाएगा, कैसे उन परेशानियों को दूर किया जाएगा। कौन सी दो परेशानी, इरेगुलर वर्क और लो पेड वर्क, ये दो परेशानी को कैसे दूर किया जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, हमें क्या करना होगा, वी शुड डेवलप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढना होगा एम्प्लॉयमेंट का, एग्रीकल्चर के भी अलावा। जो किसान होते हैं, रूरल एरियाज में लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, उनके पास खेत में जाके 2 महीने काम कर रहे हैं। शुरुआत में जब फसल लगानी है, सोइंग करना है, इरिगेशन करना है, तो शुरुआत में तो रहेंगे, ठीक है, उस समय वर्कर लगेंगे। तो 1 महीना वर्कर ने काम किया। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जून जुलाई के समय क्या लगाया जाता है, धान का पौधा, यानी कि राइस लगाई जाती है, खरीफ क्रॉप होती है उस वक्त। तो जून जुलाई में राइस लगानी, तो जून जुलाई उनको वर्क मिलेगा, जून जुलाई अगस्त तक मिलेगा। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है डायरेक्ट नवंबर तक, है ना। तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने वो खाली बैठे होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती। तो हमें क्या करना होगा, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना होगा, हम भी कर सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव सोर्स लाना होगा जिससे उन्हें जॉब मिल पाए, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था, इसके पहले ही वीडियो लेक्चर में बात की थी कि ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो हमने अलाइड एग्रीकल्चर की बात की थी। जी हाँ, खेती के साथ साथ जानवर पालने की भी हमने बात की थी कि हम जानवर पाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए कोई पर्सन अगर जानवर पालता है तो अकेले जानवर की देखभाल तो नहीं करेगा, जानवर की देखभाल करने के लिए एक और आदमी रखेगा, चारा काटने के लिए, बनाने के लिए उसके भी आदमी वर्क है, तो उनको जॉब्स मिलेगी ना। ये सारी चीजें होंगी। मान लीजिए आप घर में ही अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, घर में पतंग बनाने का काम करते हैं, तो क्या होगा, इसमें आप कुछ वर्कर्स हायर कर सकते हैं और जिन्हें हायर करें उन्हें क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी ना। या छोटी सी आप शॉप खोल सकते हैं, कुछ छोटी मोटी सी, है ना। जो पानठेले आप देखते हो अक्सर दुकान देखते होंगे, छोटी छोटी चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह बेचे जाते हैं बस स्टॉप के आसपास है, गांव में चौराहे के पास। तो इस तरह
तरह के अल्टरनेट ऑप्शन जो वर्क है ना ये करने होंगे, इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इस इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट को और लो पेड वर्क को रोक सकते हैं। अल्टरनेट ऑप्शन जनरेट करेंगे अगर एम्प्लॉयमेंट का, तो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो रुक सकती है, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने हम क्या करेंगे, खेत में काम करेंगे कोई मजदूर, और उसके बाद के 3 महीने वो अपने घर पे काम कर सकता है, वो अपनी दुकान में फोकस कर सकता है, यानी उसका इनकम आता रहेगा, उसके बाद जॉब हमेशा रहेगी, एम्प्लॉयमेंट रहेगी, है ना। तो इससे क्या किया जा सकता है, वो 2 प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। दूसरी बात, पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, यहाँ तो पूरा गवर्नमेंट का रोल है भाई, पब्लिक वर्क प्रोग्राम हम नहीं कर सकते ना, हम रोड नहीं बना सकते, हम डैम नहीं बना सकते, गवर्नमेंट को ही करना होगा। तो पब्लिक वर्क प्रोग्राम करने चाहिए, जैसे कि क्या करना होगा, नहर बनवाने चाहिए, इरिगेशन चैनल्स खोदने चाहिए। नहर बनाने से क्या होगा, खेतों तक पानी पहुंचेगा, और नहर खोदने के लिए लोग लगेंगे, उनको जॉब मिलेगी, खेतों तक पानी पहुंचेगा तो इरिगेशन अच्छा होगा, फसल भी अच्छी होगी, अच्छा और फायदा होगा, यानी 2 फायदे हो गए। दूसरा, हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, भी तो पब्लिक वर्क है, रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लोगों को रोड मिलेगा अच्छा, तो अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगा देश का। साथ ही साथ रोड बनाने जो मजदूर लगेंगे उनको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स बनानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल बनेगी तो उसमें टीचर्स लगेंगे जॉब पे, वहां पे मिड डे मील खाना बनाने के लिए जो लेडीज लोग थी वो लगेंगी, प्यून लगेगा, वर्कर्स लगेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ लगेगा, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएंगी। और स्कूल खुल रहा है तो बाजू में ही कोई आसपास क्या कर सकता है, कॉपी बुक्स की शॉप खोल सकता है, पेन वगैरह बेच सकता है, जेरोक्स की दुकान खोली जा सकती है। आजकल तो आप जानते हैं कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करने की और हेल्प की जरूरत है, और पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अक्सर आप देखेंगे किसी बड़े से स्कूल कॉलेज के आसपास ही जेरोक्स सेंटर होता है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है, जैसे तहसील में कार्यालय हो गया, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, उसके आसपास ही जेरोक्स की दुकान रखी जाती है। क्यों, क्योंकि लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं तो लोग फोटोकॉपी जेरोक्स जरूर करवाते हैं। तो इस तरह की चीजें की जा सकती है ना। और कहीं सुनसान इलाका है, जैसे कि रोड साइड में, हाईवे साइड में पंचर की दुकान लगाई जा सकती है, या छोटा सा ढाबा ठेला जैसा खोला जा सकता है जहाँ पे चाय वगैरह दिया जा सकता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन चैनल्स, डैम्स, स्कूल्स, है ना, बिल्डिंग्स, ये सब गवर्नमेंट बना सकती है। इससे किसको फायदा होगा, गवर्नमेंट को तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा ना। रोड बनेगा तो, डैम बनेगा तो, इरिगेशन चैनल बनेगा तो गवर्नमेंट ये सब कर सकती है। ठीक, किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, पब्लिक वर्क प्रोग्राम चलाए। एग्जांपल हमने नरेगा का डिस्कस किया है कि नरेगा में क्या आ जाता है, रोड की मरम्मत की जाती है, नाली खुदवाई जाती है, साफ करवाई जाती है, तालाब खुदवाए जाते हैं, प्लांटेशन वर्क कराया जाता है, लोगों को पेमेंट भी मिलता है, साथ ही साथ क्या होता है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट भी जाती है और गांव में डेवलपमेंट का वर्क भी होता है। तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंश्योरेंस एट मार्जिनल और एट नॉमिनल कंट्रीब्यूशन। अब जिन लोगों की जॉब जाती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, हमेशा तो जॉब की गारंटी नहीं दी सकती, फिर भी उनकी जॉब जाती है, तो वो जो जॉब जाती है उसके लिए गवर्नमेंट को इंश्योरेंस देना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है, एक्सीडेंट के लिए बीमा होता है कि कभी आपकी डेथ होगी तो आपको पैसा मिलेगा, तो उसी तरह से क्या किया जा सकता है, जॉब का बीमा कराया जा सकता है। जी हाँ, जॉब सिक्योरिटी इंश्योरेंस का कराया जा सकता है कि जब तक जॉब है तब तक उसमें जॉब में से थोड़ा थोड़ा पैसा काट के बाद में दिया जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किन लोगों की अगर जॉब जाएगी तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा जिसे बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब दिए जा सकते हैं ना। ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इरेगुलर वर्क और लो पेड वर्क को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वह काम आ सकती है। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना। ठीक, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि वर्क जो है वो इरेगुलर मिलता है, और जो वर्क का पेड है वो बहुत ही कम मिलता है, यानी कि काम हमेशा नहीं मिलता, और जो काम मिलता भी है उसका भी पेमेंट बहुत कम मिलता है। ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनके साथ सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है वर्कर्स को, है ना। उन्हीं के साथ काम करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला, मेहनत कम लेकिन पेमेंट ज्यादा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है मेहनत ज्यादा लेकिन पेमेंट कम। तो ये भेदभाव का हो जा रहा है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए, है ना, इरेगुलर वर्क और लो पेड वर्क को कम करने के लिए, इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ उपाय करने होंगे। कौन से उपाय करने होंगे, सबसे पहला कि हमें अल्टरनेट सोर्स अपनाना होगा, क्रिएट करना होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट के दूसरे ऑप्शन क्रिएट करने होंगे, है ना। कब, एग्रीकल्चर के भी अलावा, जब वो लोग खाली बैठते हैं लोग, है ना, जब उनके पास काम नहीं होता तब। दूसरा, पब्लिक वर्क प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, इरिगेशन चैनल्स, ताकि क्या हो सके, लोगों को जॉब मिल सके। और दूसरी लगे हाथ क्या हो जाए, देश का डेवलपमेंट भी हो जाए। भाई रोड डैम बनेगा तो गवर्नमेंट का ही, तो देश का ही तो डेवलपमेंट होगा, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे तो गवर्नमेंट का ही, देश का ही डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब भी मिलेंगी साथ ही साथ। तो ये तरीका अपना के गवर्नमेंट बहुत फायदा उठा सकती है, देश का भी डेवलपमेंट कर सकती है, लोगों को जॉब भी दिला सकती है। तीसरा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को, जो लोग की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पीपल को क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, या तो नॉमिनल कॉस्ट पे, है ना, या फिर
क्या कहते हैं उसे, क्या मार्जिनल, मार्जिनल मतलब बहुत ही एक तय कर देना चाहिए कि हर महीने इतना भरेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिटायर होने पे ऐसा पैसा मिलेगा, आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ऐसा मार्जिनल या फिर नॉमिनल, नाम मात्र का पैसा, जैसे एलआईसी वगैरह करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ताकि जॉब सिक्योरिटी बनी रहे या जॉब जाने के बाद कुछ पैसा मिले रिटर्न, जिससे हम जब तक जॉब नहीं मिलती नहीं तब तक काम चलता रहे, खर्चे चलते रहे करके ना। तो ये सारे उपाय हैं जो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की पावर्स को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जान लेने के बाद और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के उपाय पढ़ लेने के बाद चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। जी हाँ, इकोनॉमिक सेक्टर्स को ऑनरशिप के बेस पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, इसके पहले जो हमने दो सेक्टर्स पढ़े थे इकोनॉमिक के, जैसे कि ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज, वो दूसरे टाइप के ऊपर बेस थे, और ये जो हम आगे पढ़ने वाले पब्लिक और प्राइवेट जो ऑनरशिप के बेस पर है वो भी दो टाइप के हैं। तो चलिए हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझ लेते हैं कि इन इकोनॉमिक सेक्टर्स का डिवीजन कैसा है। इसके पहले तो स्टूडेंट्स आपने इकोनॉमिक सेक्टर को पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उन एक्टिविटीज के हिसाब से, है ना। लेकिन अब हमें इकोनॉमिक सेक्टर्स को एक्टिविटी के हिसाब से नहीं, इकोनॉमिक सेक्टर्स को फैसिलिटीज के हिसाब से और ऑनरशिप के बेस पे पढ़ना है। जी हाँ, अगर किसी इकोनॉमिक सेक्टर में या किसी भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों में अगर जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी के बेस पे आप देखते हैं तो उसके दो पार्ट हैं। अगर आप एक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर के तीन पार्ट है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। ये बात तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 8th से लेकर अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, 8th, 9th, 10th, है ना, पढ़ रहे हैं आप कि इकोनॉमिक सेक्टर्स में एक्टिविटी के बेस पे तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, एक्टिविटी के बेस पे हो गया। और फैसिलिटी के बेस पे दो होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या फैसिलिटी मिलती है, प्रॉपर वेजेस मिलते हैं, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होता है, हॉलीडे भी मिलता है, मेडिकल लीव का मिलता है, वो भी पेमेंट मिलता है ना, सब सुविधाएं मिलती हैं जो फैसिलिटी के बेस पे। लेकिन अनऑर्गेनाइज में सब में फैसिलिटी नहीं होती है, यानी फैसिलिटी के बेस पे इकोनॉमिक सेक्टर दो टाइप के हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ठीक है, उसी तरह इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, यानी उस इकोनॉमिक सेक्टर का, उस एक्टिविटी का मालिक कौन है। अगर गवर्नमेंट है तो उसको क्या बोल देते हैं, पब्लिक बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो उसको प्राइवेट बोल देते हैं। जी हाँ, ऑनरशिप के बेस पे इकोनॉमिक सेक्टर दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। फैसिलिटी के बेस पे इकोनॉमिक सेक्टर दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। और एक्टिविटी के बेस पे तो तीन होते हैं, ये आप जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी के बेस पे हमारे पास तीन होती हैं। कौन से तीन होती हैं आप जानते हैं, प्राइमरी, है ना, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा ये। तो इस तरह से हमारे फ्लो चार्ट की मदद से आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक सेक्टर्स कैसे डिवाइड है। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, पर हम आपको बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं। आपके बुक में भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर्स जो होते हैं किस बेस पे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक सेक्टर्स को आप एक्टिविटीज के बेस पे देखेंगे तो तीन टाइप के मिलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी वाला, सेकेंडरी एक्टिविटी वाला और टर्शरी एक्टिविटी वाला। ठीक है, क्लियर है? एक बार क्लियरली आप रिकॉल कीजिए ना फ्रेश माइंड से कि इकोनॉमिक सेक्टर जो होता है ना, पैसे कमाने वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट में बटा है। अगर हम उसको एक्टिविटी के बेस पे यानी उसमें होने वाले काम के बेस पर देखें तो तीन टाइप के मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्लियर है? दूसरा, और इकोनॉमिक सेक्टर में होने वाले काम की जगह उसमें मिलने वाली फैसिलिटीज की आप बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या फैसिलिटी होती है हम पूरा डिटेल में पढ़े हैं, अनऑर्गेनाइज में क्या फैसिलिटी होती है हम पूरा डिटेल में पढ़े हैं। वहीं अगर इकोनॉमिक सेक्टर को ऑनरशिप यानी उसका मालिक कौन है उसके बेस पे देखें तो दो टाइप का मिलता है, पब्लिक और प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट वाला और इंडिविजुअल वाला। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ओन करती है उसको प्राइवेट पब्लिक बोलते हैं हम, और जिसको गवर्नमेंट ओन नहीं करती, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है तो उसे हम प्राइवेट बोलते हैं। तो आपके सामने फ्लो चार्ट मौजूद है, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप पूरा समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर्स को कैसे कैसे बांटा गया है। क्लियर होगा? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा आपको ना, ये समझने में बहुत आसानी होगी, आपको पूरा डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। इकोनॉमिक जो है एक दूसरे से पूरा को रिलेटेड है, और आप मार्जिनल डिफरेंस नहीं समझेंगे तो भूल जाएंगे ना। मार्जिनल डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर्स में अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप होते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर को यानी पूरे एरिया को, जो पूरा जो फील्ड है उसको अलग अलग टाइप पे अलग अलग भागों में बांटा गया। अगर आप इकोनॉमिक सेक्टर को एक्टिविटीज के बेस पे देखते हो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इकोनॉमिक सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हम डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे क्लियरली,
है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इकोनॉमिक सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज इकोनॉमिक सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक। अब तीसरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप इकोनॉमिक सेक्टर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन सा, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस इकोनॉमिक सेक्टर का डिवीजन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये पूरा चैप्टर रिवाइज करने में, है ना। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओनरशिप के बेस पे इकोनॉमिक सेक्टर कितने भाग में है। ओनरशिप मतलब मालिक या तो गवर्नमेंट होगी या फिर इंडिविजुअल, गवर्नमेंट होती है उसको पब्लिक बोलते हैं, है ना। सरकार किसी एक की थोड़ी, पब्लिक की सरकार बनाई है तो पब्लिक का हो गया, जैसे हम रोड बोलते हैं, रोड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर, ठीक। तो याद रखिए, अगर मालिक का ना हक की बात आती है तो पब्लिक प्राइवेट, और फैसिलिटी की बात आती है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, एक्टिविटी की बात आती है तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, क्या है इनमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना सारा चीज सीखा। हमने बात की कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, हमने ये भी देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए, हमने वो भी पढ़ा। और तो हमने आज इंट्रोडक्शन लिया कि ऑनरशिप के बेस पे जो एक्टिविटी सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है, और हमने फ्लो चार्ट मदद से पूरा समझा कि इकोनॉमिक सेक्टर्स एक्टिविटी के बेस पे, फैसिलिटी के बेस पे और साथ ही साथ ऑनरशिप के बेस पे कैसे डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। और यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और इसके बाद हम अपना अगला वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा, यानी कि उस 7th वीडियो लेक्चर में हमारा पूरा जो चैप्टर है, 8th वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।